नियमों के आधार पर हमारे पास विलयन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे आदर्श विलयन, और दूसरा होगा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो जो पॉजिटिव डेविएशन करता है, यानी कि धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, पूरा शब्द ये हुआ। दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। हिंदी में लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? हम पढ़ेंगे अब पहला आदर्श विलयन। मैंने परिभाषा क्या कहा? मैंने कहा वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता हो। लेकिन याद हो रखो कि ऐसा हो सकता है सांद्रता में परिवर्तन होने के साथ साथ उनके राउल्ट के नियम में पालन करने की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, यानी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हम ये कहेंगे किसी भी ताप पर हो या किसी भी सांद्रता पर हो, अगर विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन है। क्लियर? तो परिभाषा को थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। वे विलयन जो संपूर्ण सांद्रता पर, यानी यहां पर लिखा है वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन है। साथ में हम कहना चाहें तो एंथैल्पी और आयतन के बारे में भी कह सकते हैं। एंथैल्पी के बारे में कह सकते हैं जब इस विलयन को बनाई जाती है तो विलयन का आयतन और उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इसी बात को आप एक्सप्लेन करोगे डिटेल में, और कुछ नहीं करने का। मैंने जो 2 लाइनें कह दिया ना शुरू में, उसी बात को एक्सप्लेन करोगे तो ये बन जाता है पूरा नियम और सब कुछ, और ऐसा क्यों होता है, और ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है वो लागू होगा, सब कुछ। चलिए हम आगे करते हैं। तो इसका गुण क्या होगा, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो पहला, यह राउल्ट के नियम को ओबे करता हो, पालन करता है। जब इसे बनाया जाता है तो इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी चेंज शुड बी 0। ऐसे ही वॉल्यूम चेंज शुड बी 0। करेक्ट? मतलब हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? विशेषताएं। ये क्या है, इस विलयन की क्या विशेषता होगी? याद हो जाएगा तुरंत, पूरा याद भी हो गया होगा। तो क्या बोला? राउल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए या पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी है। दूसरी बात है कि एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है विलयन बनने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, वॉल्यूम मिक्सिंग शुड बी 0। इसका मतलब हुआ, सिंपल सा मैं भाषा में लिख देता हूं, विलयन का आयतन उनके घटकों यानी विलेय और विलायक के आयतनों का योगफल होता है।
अर्थात अगर शॉर्ट में लिखूं तो कह दूं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। करेक्ट। सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके मिलने से यार ऐसा कौन सा पदार्थ है आपस में मिलेंगे जिससे विलयन बनेगा, जिससे वो आदर्श विलयन बनाएगा? कारण, इसके कारण क्या है? इसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल। कारण है अंतराण्विक बल। क्या कारण है अंतराण्विक बल? आप जानते हैं जब वो विलेय है या विलयन है या विलेय है या विलायक है। विलेय में बात करते हैं, विलायक को हम दर्शाते हैं ए से। तो विलायक के अणुओं को हम ये दर्शा दें, विलायक के अणु है हमारे पास ए, विलायक के दूसरे अणु को भी हम ए से दर्शाएं तो उनके बीच जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल जितना स्ट्रोंग होता है उतना ही वाष्पशीलता कम होगी। बोलो सही है? मैं आप लोगों को बोलूंगा भैया एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ के रखो, कितनों भी बाढ़ आएगा तुम लोग बच जाओगे। यस, पक्का है? हवा चलेगा यार, तूफान चलेगा, पकड़ के रखो एक दूसरे को कस के, नहीं हिलोगे। लेकिन वहीं पर अगर वो बॉन्डिंग अधूरी है, हल्की फुल्की पकड़ के रखे हो तो एक आध झड़ जाओगे। वो झड़ गए मतलब क्या बन गए? गैस बन गए। और नहीं झड़े मतलब आप विलयन हो, मतलब लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। तो वही बात होता है लिक्विड के साथ कि अणुएं एक दूसरे को पकड़ के रखी तो गैस नहीं बना, गैस नहीं बना तो वेपोरेशन नहीं हुआ तो वाष्पदाब कम हो गया। अब यहां पर मैं बात कर रहा था वही जो पकड़ के रखे हो, तो अणुएं भी एक दूसरे को पकड़ के रखी हुई हैं। तो जितना विलायक में अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही विलेय, ऐसा विलेय हो जिसके अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही हो, उतने के बराबर हो। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक मतलब अणु अणु के मध्य बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं इसको, ये भी उतने के बराबर है। जब विलयन बन जाता है तो उस स्थिति में भी ये इंटरेक्शन फोर्स भी बराबर होता है। तो कहां ये ऐसा विलयन, आदर्श विलयन में क्या खास बात है कि इस विलयन की खास बात है कि विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, विलेय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल विलयन में विलायक के मध्य के अणुओं के आकर्षण बल के बराबर होता है, इसीलिए वो आदर्श विलयन बना पाता है। हमने लिख दिया। अब आपको तो याद होगा कि इसका ग्राफ क्या है, बोलो। अब इसको एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं क्योंकि आप पूरी डिटेल में कर चुके हो, है कि नहीं? तो सीधा सीधा आप इसको रिमाइंड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। इस दिशा में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, XA is equals to 1, XB is equals to 0, XA is equals to 0, XB is equals to 1. Vapor pressure, ये पॉइंट है। घटक A शुद्ध है तो उसका वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में P नॉट A, धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। PA इज इक्वल्स टू P नॉट A, XA के कैलकुलेशन में जा रहा है, और ये क्या जा रहा है? PB इज इक्वल्स टू P नॉट B, XB, और ये है P नॉट B
की वैल्यू, और ये है पी, पी मतलब पी ए प्लस पी पी, पी टी भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इतना तो पढ़ चुके हो। तो आदर्श विलयन, कोई दो पदार्थ मिलाते हैं तब बनता है, तो कौन से दो पदार्थ मिलाएं कि आदर्श विलयन बनेगा? मैंने पानी में नमक मिलाया तो बन गया क्या? पानी में अल्कोहल मिलाया तो बन गया क्या? पानी में ये मिलाया तो वो बन गया क्या? या इसका उसको मिलाया तो बन गया क्या? ऐसा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कोई भी दो पदार्थ 100% एक जैसा नहीं हो सकता है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए 100% आदर्श विलयन इम्पॉसिबल है। पर फिर भी कुछ हद तक अगर वो पालन कर रहा हो आदर्श विलयन जैसा, यानी राउल के नियम का पालन करता हो, आयतन में ज़्यादा परिवर्तन ना करता हो, एंथैल्पी में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना करता हो। एंथैल्पी में परिवर्तन मतलब हुआ गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के विलयन जो है आदर्श विलयन होगा। लेकिन आदर्श विलयन फिर भी बात होगा कि कैसे विलयन करता होगा, कैसे पदार्थ आपस में मिलकर के आदर्श विलयन बनाता हो। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा हो, दूसरा उनके ध्रुवणता लगभग एक जैसा हो, आणविक द्रव्यमान लगभग बराबर हो, लगभग बराबर, एक्यूरेट तो नहीं कहेंगे, लगभग बराबर हो, तब ऐसी स्थिति में वो आदर्श विलयन बना सकता है। मैंने तीन बातें कहा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, और क्या बोला मैंने, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट में लगभग बराबर हो, तब होगा। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला मैंने दिया बेंजीन एंड टॉल्यूइन। पहला एग्जाम्पल में बेंजीन एंड टॉल्यूइन है, ये एक आदर्श विलयन है। अब हम इसमें क्या खास बात देख रहे हैं, देखें। पहले को मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है और टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर ये है। ये टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर है। दोनों में ध्रुवणता में समानता है, क्योंकि ये भी अध्रुवी है, ये भी अध्रुवी है। पर यहां पर अगर मैं बेंजीन की तुलना इससे करता हूं, मतलब इसमें और इसमें बात करूं तो इसमें फर्क है। इसमें ये OH जो है ध्रुवी है, बहुत ध्रुवी है, O-H+, लेकिन ये नहीं है। इसके साथ इनकी तुलना करता हूं तो भी नहीं है। तो इनका जो है ध्रुवणता एकदम अलग है, ये ध्रुवी हो गया, जबकि ये दोनों अध्रुवीय। तो ये इनके साथ अगर विलयन बनाओगे तो भी आदर्श विलयन नहीं बन सकता, इनके साथ बनाओगे तो भी आदर्श विलयन नहीं बन सकता। भले आणविक द्रव्यमान में लगभग समानता हो, भले स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समान हो। तो तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्रुवणता में समानता हो, आणविक स्ट्रक्चर में समानता, आणविक स्ट्रक्चर में समानता तो नजर आ भी रही है, और आणविक द्रव्यमान में भी लगभग समानता नजर आ रही है। फिर भी ये कोई एक ने डिफरेंस तो कर दिया, इस तरह से इनमें समानता नहीं हो सकती, और इस कारण से ये फिनॉल का इनके साथ कोई आदर्श विलयन नहीं बना सकता है। अब आप इन सबको देखिए, दूसरा एग्जाम्पल को दिखा देता हूं मैं आपको। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, ये क्या हुआ, एनहेप्टेन। अब यार वो जमाना गया कि CH3 CH2 CH2 लिखा के सिखाए, जमाना इसलिए चला गया, आपके दिमाग के लिए वो बोरिंग हो गया। अब आपके दिमाग के लिए वो छोटी मोटी बात हो गई, ठीक है। तो चलते हैं, अब समझ में आया। तो ऐसे ही सबको एक एक करके चेक कर लीजिएगा। जैसे यहां पर इथाइल ब्रोमाइड, C2H5Br और C2H5Cl, ये दोनों में समानताएं हैं, ध्रुवणता में समानता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में समानता है, लगभग आणविक द्रव्यमान में भी कहीं ना कहीं समानता होगी। तो आदर्श विलयन तब बनेगा जब ऐसी कंडीशन आएगी कि लगभग दोनों समान होगा। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन। वे विलयन जो ताप एवं सांद्रताओं के संपूर्ण परास में
राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जब इनको बनाया जाता है तो इसके एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन हो जाते हैं, ये कहलाएगा अनादर्श विलयन। सीधा सा मतलब है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तब अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो पी ए नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, इसी तरह से पी बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। नहीं कर रहा है ना, इनके कैलकुलेशन से ये वैल्यू इक्वल नहीं होगा, अलग होगा। दूसरी बात है कि ये एंथैल्पी मिक्सिंग शुड बी नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा एंथैल्पी परिवर्तन, यानी एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। इसी तरह से आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट जीरो, यानी आयतन में परिवर्तन होता है, यानी आयतन परिवर्तन इज इक्वल्स टू जीरो नहीं है। ऐसा क्यों होगा? हमने उनके अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है उसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये होगा कि विलायक के मध्य का आकर्षण बल विलेय के मध्य के आकर्षण बल से, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो जब विलयन बनेगा तो विलायक के बीच का भी आकर्षण इनमें से किसी से भी मैच नहीं करेगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। ग्राफ दो तरह से दिखा सकता है। एक जो हमने ग्राफ दिया था कि ऊपर की मतलब जो यहां पर आपने देखा, ये ग्राफ आपने देखा, तो इससे या तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि वो बराबर तो नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है। इस तरह से ये विलयन दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो ये विलयन अनादर्श विलयन दो प्रकार का होगा। पहला धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होगा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। पूरा थ्योरी है बेटा। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का मतलब हुआ वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है तथा इसको बनाने पर एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है और आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। असली परिभाषा तो यही होनी चाहिए कि संपूर्णता में बात करें, अन्यथा एक शब्द में भी लिख करके आ गए कि राउल्ट के नियम का पालन नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, तो भी आपका राइट है। चलिए, आदर्श अनादर्श विलयन, इसमें वृद्धि हो जाता है, तो इसकी विशेषताएं क्या होगी? इनकी विशेषताएं होंगी, फर्स्ट, राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है। अर्थात पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, यानी नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न कर रहा है। दूसरा, एंथैल्पी में वृद्धि हो जाता है। मतलब विलयन बनाने में पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। पूरा लिखूंगा दम उखड़ जाएगा, मेरा समय पूरा खा जाएगा। मैंने क्या बोला? विलयन बनाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। एंथैल्पी में
वृद्धि हो जाती है, होती है। मेरी बात सुनो, जब भी नोट्स बनाते हो ना तो वीडियो चालू करके बनाओ। आप पीडीएफ को ओपन करके बनाओगे तो कभी भी सबसे बेस्ट क्या बोलते हैं नोट्स नहीं बनेगा। वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है, इधर टीवी चालू कर लिए, इधर मोबाइल चालू कर लिया और लिख रहे हो उसको कॉपी कर करके। दिमाग चला के पढ़ाई का मतलब होता है, अगर नोट्स भी बना रहे हो तो पढ़ाई में पार्ट में आएगा, लेकिन अगर सिर्फ नोट्स बना रहे हो तो नहीं आएगा। एंथैल्पी में वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू नो, हाँ ठीक है, मैं वृद्धि लिख देता हूँ, पॉजिटिव करके लिख देता हूँ, यानी जहाँ पर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है ये ऊष्माशोषी है, इंडोथर्मिक है। कैसा होगा? ऊष्माशोषी प्रक्रम, यानी जब आप इस विलयन को बनाओगे तो ये ठंडा होगा। ऊष्मा लेगा ना, बाहर से ले रहा है, प्लस कर रहा है अपने में। तो जैसे आप पानी में ग्लूकोज घोलते हो तो ठंडा होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो ऊष्माशोषी विलयन कौन सा विलयन बनाएगा? ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनाएगा। तीसरी बात है एंथैल्पी में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि, आयतन बढ़ता है, मतलब क्या हुआ? विलायक और विलेय के कुल आयतन से विलयन का आयतन अधिक होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर हुई बातें मेरी? चलिए साहब, तो कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले फोकस करिए इस बात पे, वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है। वाष्प दाब में वृद्धि का मतलब होता है कि अणुओं के बीच का आकर्षण बल, बोलो, कमजोर हो रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो, आकर्षण बल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घटेगा बेटा, वाष्पीकरण घटेगा तो वाष्प कम होगा, वाष्प कम होगा तो दाब कम होगा, तो वाष्प दाब कम होगा। आकर्षण घटेगा, आकर्षण घटना होता है, ये आकर्षण बढ़ना होता है। आकर्षण घटेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वाष्प बढ़ेगा, यानी कि गैस बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा तो गैस का दाब बढ़ेगा, गैस का दाब बढ़ रहा है तो आकर्षण घट रहा है। तो विलायक कारण, विलायक के बीच का आकर्षण बल या विलेय के बीच का आकर्षण बल, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन जब ये विलयन बनता है तो ए और बी के बीच का आकर्षण बल कम होगा। ये साइन को समझते हो क्या? नहीं समझ? आज भी कंफ्यूज हो? हाँ, पढ़ाई का मतलब है इतने दिनों में चीजों को पहचानना। हाँ चलो, हम ऐसा भी लिख सकते थे, ए जरूरी नहीं है बी बराबर हो, यस, लेकिन यहां पर ये जरूर है कि इन दोनों के बीच का आकर्षण बल कम है। ये है खास बात। आप ये लिखना, ये मत लिखना, और इसका थ्योरी में लिख पाओगे? ठीक। विलायक और विलेय के आकर्षण बल की तुलना में विलयन के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल कम होता है। अब मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूं, राउल के नियम का ग्राफ। XA is equals to 1, XB is equals to 0, XA is equals to 0, XB is equals to 1। डिटेल में समझा चुका हूं ना मैं कल आपको? मोल फ्रैक्शन लिख लेना पूरा, नहीं भैया,
ठीक, वाष्प दाब लिख लेना। पी नॉट ए अगर मैं एक आदर्श विलयन को दर्शाऊं तो ये एक आदर्श विलयन को दर्शा रहा हूं, क्योंकि मैं असली के दर्शाने वाला किसको, धनात्मक विचलन को, इसलिए मैं डैश में लगा रहा हूं। ये क्या बन गया, एक आदर्श विलयन का ग्राफ बन गया। ठीक है, लेकिन एक धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन में क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, अधिक दिखाई देगा। जैसे जैसे आप विलय मिलाते जाओगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी ग्राफ इसी तरह से जाएगा, तो इसका भी ग्राफ इस तरह से जाएगा। बाकी लिख लेना, बीच में वही जो लिखते वही, पी क्या होगा, पी ए का ग्राफ है, ये पी बी का ग्राफ है, और ये पी का ग्राफ है। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमने यहां पर एक बात बताया कि विलयन जब बनता है तो विलयन के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, यानी विलायक में जो आकर्षण बल था उसके तुलना में जब जैसे विलयन बनता है उसके आकर्षण बल में कमजोरी आने लगती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं पानी के अणुओं के मध्य का थोड़ा सा अध्ययन करूं तो मुझे लगता है कि पानी का आकर्षण बल अल्कोहल के अणुओं के आकर्षण बल से अधिक है। बोलो, पानी का अधिक है अल्कोहल से तुलना में। तब मैं जब अल्कोहल डालूंगा तो क्या होगा, अल्कोहल पानी के जो आपस में आकर्षण बल है उसके तुलना में अल्कोहल जब पानी के साथ जुड़ेगा तो उतना प्रबल बंधन से नहीं जुड़ पाएगा, वो बंधन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तो इस कारण से अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण होगा, विलयन होगा, वो धनात्मक विचलन वाला होगा। एग्जाम्पल देखें, पहला कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको यहां पर। ये अल्कोहल इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O के मध्य का आकर्षण बल, कुछ एग्जाम्पल है ये। इथेनॉल और एसीटोन के बीच का भी आकर्षण बल कमजोर होगा। इथेनॉल में आपस में आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण लगा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एसीटोन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल है जो कि कमजोर होता है। तो अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ करके वो वीक बॉन्ड वाला प्रवेश कर रहा है, इसलिए यहां पर वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अल्कोहल क्या है, C2H5OH और एसीटोन है CH3COCH3। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का बीच, कार्बन डाइसल्फाइड ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स वाला आपस में रहता है, लेकिन जब क्या आएगा वहाँ पर एसीटोन आता है तो उस बंधन को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि एसीटोन बहुत ज़्यादा वेपोराइजेबल होता है, बहुत ज़्यादा वाष्पित होता है। वैसे जो भी बेंजीन के साथ एसीटोन डालते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो इस तरह से उसमें क्या होने लगता है, आकर्षण बल में कमी होने की वजह से वो इस तरह का। तो एग्जाम्पल्स को कल के डेट में कोई एग्जाम्पल चिपका दिया है आपके यहाँ कि ये वाला कौन सा है, धनात्मक विचलन वाला है कि ऋणात्मक विचलन वाला है कि आदर्श है, तब आपको उस स्ट्रक्चर को समझ करके आपको बताना होगा कि ये कौन सा होगा। अन्यथा आपको रट्टा मार के रखे होगे, उससे आप बताओगे दोनों में से एक रास्ता है। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें याद भी रहेंगी, और यहाँ पर मैं डूब के अगर समझाना शुरू कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होगी। तो क्या हुआ, ये बॉन्डिंग कमजोर पड़ने की वजह से हुआ। अब बात करता हूं मैं ऋणात्मक विचलन। सेम बातें आपको यहां पर कहना है जो धनात्मक विचलन में की हो, बस उल्टा उल्टा कहना है। तो ये चीज आपको बनाना कर लोगे? क्या लिखोगे? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करता है तथा इनको बनाने पर एंथैल्पी में कमी आती है। तीनों बातें विशेषताओं में ओके हो जाएगा। अब तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो मैंने यहाँ कहा वही से को लिखना होता है। अब यहाँ पर मैं कारण की तरफ थोड़ा सा चलता हूँ। कारण क्या है, देखिए, विलायक के मध्य का आकर्षण बल और विलय के मध्य का आकर्षण बल जो होगा वो विलयन में विलायक के बीच के आकर्षण बल अधिक होगा। यहां पर जो डैश लाइन है वो इंटरेक्शन फोर्स को ही दर्शाता है ना, ध्यान रखना। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
ठीक, चलो आगे। अब मैं यहाँ पर अगली बात कहता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भैया, वहाँ पर बंधन कमज़ोर पड़ रहा था, यहाँ पे बंधन स्ट्रांग होगा तभी तो वाष्पित नहीं होगा। बस आप पहले वाले चीज़ को लेकर के वाष्पित आपको लेकर चलो, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाता है। जितना आप गहरा जाओगे मैं उतना समझा सकता हूँ, पर उन चीज़ों के लिए आपको समय देना होता है। चलो इस पे बात करते हैं। मैं तो ये भी समझा सकता हूँ कि इसके एंथैल्पी में क्यों वृद्धि हो कमी हो गई या वृद्धि हो गई। जब आपने देखा कि किस वाले में बात करूँ, चलो पहले वाले में बात करता हूँ, धनात्मक में। मैंने किस आधार पर इस चीज़ को समझाया आपको, इसके आधार पर इस बात को समझाया। अब इसके कौन सा है धनात्मक, इसके आधार पर भी समझा सकता हूँ। एंथैल्पी में क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। जब आकर्षण बल बढ़ेगा, अणुएं दूर से नजदीक आएंगी। कब आएंगी, जब किसी चीज को ठंडा करोगे। ठंडा करोगे मतलब उसमें से गर्मी निकालोगे, बोलो। तो बॉन्ड कैसा, अच्छा अब यहां पर क्या हुआ है, वाष्पीकरण बढ़ गया तो ये ऊष्मा लेती है। ये क्या हुआ, ऊष्मा लेती। अब जब ऊष्मा लेगी तो वो क्या करेगा, उनके बीच में वृद्धि होगा। तो यहां पर देखिए क्या बात हो रहा है, धनात्मक मतलब उसने ऊष्मा लिया। अब ऊष्मा लिया तो दूरी बढ़ा, मैंने कहा नजदीक आएगा तो घटा, और जब गर्म किए तो दूरी बढ़ा। या आपने गर्म किया या खुद ही ले लिया ऊष्मा, भाई वो खुद ले रहा है तो ये ठंडा होने लगेगा। और अगर आपने गर्म किया है तो अलग बात है, तो भी वो दूरी गई, दूरी गया तो फिर अब देखो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ने लगा और आकर्षण बल कम हो जाएगा। अणु में जितनी दूर जाएगा उतना आकर्षण कम होगा। क्लियर है ये ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन के साथ साथ मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ क्या होगा, हाँ यहां पे ग्राफ बता देता हूं। तो ग्राफ ये होगा बेटा, मैं ऐसे फटाफट बना देता हूं, चलेगा? आप लोग बना लेना। क्या होगा इसका ग्राफ, कैसे जाएगा इसका ग्राफ, कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। सॉरी ऋणात्मक विचलन है ना, तो ऋणात्मक विचलन तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ये वाला। तो ये नीला वाला कौन सा है, अनादर्श विलयन का, ऋणात्मक विचलन का, हाँ ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ। ठीक है, ऋणात्मक कौन सा वाला, नीला वाला। चलो अब यहां पर बात करता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। विलायक में जितना आकर्षण था वो जो था, विलय में जो है जो था, आपको पता क्या है, कितना थोड़ी याद रहेगा। लेकिन जब विलयन बनता है तो उसके बीच का आकर्षण फोर्स एकदम ज्यादा या उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा आकर्षित होने लगता है। तो फिर क्या हुआ, अणुएं जो थी, जो क्या हो रही थी, अधिक वेपराइज हो रही थी, अब वो कम होने लगेंगी। सो आदर्श विलयन की तुलना में इसका वाष्प पदार्थ घट जाएगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से। अब यहां पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं एसीटोन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप लोग हर किसी को समझ लीजिएगा, मैं एक आध बता देता हूं, उसके कारण भी इधर लिखे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लोरोफॉर्म होता है HCCl3। इनमें जो आकर्षण बल पहले जो एसीटोन में था वो था ऐसा, ये हल्का ध्रुवी हो गया है तो हल्का निगेटिव, मतलब आंशिक निगेटिव आंशिक पॉजिटिव, तो इस कारण से इसमें एक तरह का हल्का एक फोर्स लगता है, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाता है आपस में। ठीक है, एसीटोन में। इसमें भी देखा जाए तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ एक द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। तो ये द्विध्रुव आकर्षण बल से इनके अणु जुड़े होते हैं आपस में, और इनके भी आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन जब ये दोनों नजदीक आते हैं तो सीधा सा मतलब है इसका, इस अणु का ऑक्सीजन इस अणु के हाइड्रोजन से एक आकर्षण बल रख रहा है, ये एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इस बॉन्ड से ज्यादा प्रबल होता है। तो इसी कारण से यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से वो निगेटिव डेविएशन वाला अनादर्श विलयन का निर्माण हो गया। ऐसे ही सब जगह बताया गया क्या क्या कारण है, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका कारण।
इसमें भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रिक एसिड जानते हो ना, HNO3 और ये पानी के बीच में HNO3 के अणुएं आपस में जितनी मतलब स्ट्रेंथ से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और पानी आपस में भी जितनी स्ट्रेंथ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, उसके तुलना में नाइट्रिक एसिड और पानी के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हाई होता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। यहाँ पर क्या बोला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। यहाँ पर देखें इंटेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पर भी यही बात होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है H+Cl-, और ये पानी जो है H+OH-, और यहाँ जब बॉन्डिंग बनती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने लग जाती है, यानी ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया। एसिटिक एसिड और पेरिडिन, इसमें भी वही बात आता है, इसमें ये एसिड है और ये चीज़ बेस है, तो एसिड बेस होने की वजह से एक आकर्षण बल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर फिनॉल एंड एनिलीन, इसमें भी क्या होगा, फिनॉल और एनिलीन के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। अब इतनी बात तो मैंने कह दिया, अब आप इसके बाद आप रिसर्च करिए। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, मैं 2 लाइन में पूरा फटाफट बोल देता हूं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। इसके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, इसके बनने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसके बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके बनने पर होता है। बस खत्म हो गया, बाकी पढ़ लेना। और अगर मैं बोलूं विलयन के साथ बोलूं, अट्रैक्शन फोर्स के साथ बोलूं, तो इनमें विलायक विलायक, विलय विलय और विलयन विलायक के बीच का आकर्षण बल होता है वो बराबर होता है, जबकि इसमें बराबर कोई नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आएगा इसके साथ, तो सीधी सी बात है, राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक है क्या, अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करता है, कम वाष्प दाब उत्पन्न करता है, आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घट जाता है, इसमें एंथैल्पी बढ़ता है, एंथैल्पी घट जाता है। एंथैल्पी बढ़ता है ऊष्माशोषी, एंथैल्पी घटता है ऊष्माक्षेपी। आकर्षण बल की बात करते हैं तो इसमें विलयन का आकर्षण बल कम हो जाता है, इसमें विलयन का आकर्षण बल अधिक हो जाता है। बस खत्म हो गया।